जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम एक्टिव पैसिव वॉइस ग्रामर का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने बेसिक्स जाना और उसके बाद में हम दिन प्रतिदिन आने वाली क्लासेस के अंदर अच्छे से हम जान रहे। तो आज हम फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसके अंदर हमने बेसिक 8 रूल देख लिए, उसके बाद में हमने इंटेरोगेटिव भी देख लिया, उसके बाद में कुछ और कॉन्सेप्ट थे, उन कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा की। जैसे मॉडल क्या होता है, मॉडल परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और आज हम बढ़ेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जिन कॉन्सेप्ट से अक्सर जो हमारी ये बोर्ड क्लासेज होती है उनमें भी क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ ही हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम्स हो गए और कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम्स हो गया, तो उनमें उन टाइप्स में से सीधे क्वेश्चंस एग्जामिनर ने एग्जाम्स में रखे हैं। कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो मोस्ट एग्जामिनर की जो टाइप्स होती है उनसे वो बार बार क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो उसी प्रकार से हम उन टाइप्स को कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले टाइप नंबर, आज बिना समय जाया किए हम जल्दी से बहुत कम समय में कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फिक्स कॉन्सेप्ट और इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इतनी जरूरत नहीं होती। फिक्स इसका फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉन्सेप्ट होता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से इसको जानने की। तो हम सीख क्या रहे, हम वॉइस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस। और वॉइस में आज हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, यानी इसी ऐसे कह सकते हो तो रूल कह दो, आप इसको कॉन्सेप्ट ना कह के रूल कह दो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का। जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है आज का, वो क्या है? अन इम्पोर्टेंट। जल्दी से आप नोट करेंगे अच्छे से, और हम आराम से धीरे धीमी गति से कॉन्सेप्ट को जल्दबाजी ना करके बिना समय कम व्यर्थ करेंगे। बहुत कम समय में, कुछ समय में ज्यादा सीखेंगे, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट पर हम ज्यादा से अच्छे से ध्यान देंगे। एक ही बार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 10th में भी क्वेश्चंस बना, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एग्जाम्स है जिनमें इसके ऊपर से क्वेश्चंस देखने को मिला। ठीक है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में वापस रिपीट नहीं करते। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मैंने ये बात बोली कि कुछ हम क्या करते हैं, अब तक हमने जो सब्जेक्ट पढ़े उन सब्जेक्ट में सभी जो सब्जेक्ट रहता है उसको पैसिव हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर बाय के बाद में, या तो उसका ऑब्जेक्टिव केस कोई प्रोनाउन है तो, या फिर सब्जेक्ट को राम मोहन कोई प्रॉपर नाउन है सीधा यूज किया। ठीक है ना। अब उसमें हमें क्या ध्यान रखना, आज की इस टाइप के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं बस कुछ ही सुनिंदा कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में वापस प्रयोग नहीं करते। तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है या वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो उन पर हम ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहला आप लिखो वी, वी के बाद में दे, दे के बाद में पीईओ, पीएल पीपल, उसके बाद में आपका एवरीवन, ठीक है, नो वन, कौन सा? नो वन, एनीवन, क्लियर। उसके बाद में एनीबडी, एवरीबडी, फिर आपका कौन सा हो गया? समवन। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। और पर्सन के अंदर देखो आप, जैसे पर्सन में देखो PRSON, पर्सन के अंदर देखो, ऐसे देख लो आप। तो पर्सन के अंदर आप ऐसे जानो, जैसे ये आ रहा है पर्सन के अंदर, जैसे डॉक्टर हो गया, DOCT डॉक्टर, पुलिस, ठीक है, ड्राइवर। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन सब्जेक्ट का हम दोबारा प्रयोग नहीं करते। जैसे मान लो डॉक्टर हो गया, और उसके बाद में आपका पुलिस हो गया, ड्राइवर हो गया, चिल्ड्रन हो गया, है ना। और समवन के अंदर पर्सन में आप कैसे बोल सकते हो? वन। पर्सन के अंदर आप ऐसे बोलो, वन के अंदर कैसे? कोई डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गया, कोई ड्राइवर हो गया, साथ ही चिल्ड्रन। ये भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इन सब्जेक्ट को हम वापस पैसिव वॉइस बनाते समय ETC एक्सेट्रा, है ना, इन सब्जेक्ट को हम वापस जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तब इन सब्जेक्ट का बाय के बाद में इन सब्जेक्ट का दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने कोशिश की जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे लिख दिए। और इसमें जो आपका ये पीपल है ना, इस पीपल पर आप स्टार कर लो, और इस पीपल का एक अलग से केस होता है, वो मैं समझाऊंगा कि पीपल को कहीं पर इंपॉर्टेंट माना जाता है और कहीं पर इसको इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए? वी हो गया, दे हो गया, पीपल, एवरीवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी हो गया, समवन हो गया हमारा। उसके अंदर वन के अंदर फिर पर्सन में देखेंगे डॉक्टर, फिर चिल्ड्रन आपका, ड्राइवर, ये सारे के सारे। आगे समझ में आता है बात बहुत अच्छे से। अभी जो पीपल का जो हमारा केस है,
उस पीपल के केस में हमेशा ध्यान रखना आपको, इस पीपल वाले केस को स्टार करके लिखा, इसको पहले लिख दो आप कि पीपल के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। फिर इनका एग्जाम्पल दूंगा मैं, 2-4 एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। पीपल जब आपका अनइम्पोर्टेंट होगा, कहने का मतलब जब आपका पीपल जब आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पीपल होगा तो वो वापस क्या रिपीट होगा, तो आप कहोगे REPEAT, रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट पेसिव में वापस रिपीट नहीं होते, इसीलिए कहते हैं कि इनको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की टाइप मैंने आपको समझाई। जब पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा तो ये वापस रिपीट नहीं होगा पेसिव वॉइस के अंदर, समझ में आई बात। और जब आपका पीपल, जैसे मैं कहूँ सम पीपल, मैंने ये कहा कि सम पीपल, या फिर मैं कहूँ मैनी पीपल, सम पीपल या फिर मैनी पीपल, ये मैंने बोल दिया। तो इसके बाद में अब यहाँ या फिर क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो रिपीट कब नहीं होगा, जब अनइम्पोर्टेंट होगा तब रिपीट नहीं होगा। बाकी सम पीपल SOME, सम पीपल और मैनी पीपल के केस के अंदर इस पीपल सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट माना जाता है, उस तौर पर ये वापस रिपीट जब इंपॉर्टेंट है तो आप सीधी सी बात है कि रिपीट, ऑब्वियसली ये रिपीट होगा। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जैसे वी, दे, पीपल, एवरीवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी और एवरीवन और एवरीबडी, साथ ही समवन। ये समवन हो गया, एवरीवन हो गया, पीपल, वी और दे। इस वी और दे के ऊपर तो क्वेश्चंस बना पेपर में 10th बोर्ड के अंदर भी, तो ये मैं क्वेश्चंस कौन सा बना वो भी मैं ध्यान रखूंगा, साथ ही स्कूल इस पर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पीपल अनइम्पोर्टेंट होगा तो रिपीट नहीं होगा, और मैनी पीपल और सम पीपल, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट मैनी पीपल या सम पीपल माना जाए तो वहां पर वो अनइम्पोर्टेंट नहीं, केवल पीपल देखने को मिले, फिर वहां पर वो अनइम्पोर्टेंट होगा तब रिपीट नहीं होगा। और मैनी पीपल और सम पीपल के केस के अंदर पीपल सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट माना जाता है और फिर क्या हो जाएगा, वो रिपीट होगा। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि हमने कौन सी बात की, पीपल का जो केस था उसको हमने अच्छे से जान लिया। अब मैं इसके एग्जाम्पल लिखता हूं, तो आप जल्दी से इसको नोट करो और फिर मैं इसको हटाता हूं। अगला सेंटेंस, चलो इसको मैं मिटाता हूं। ये टाइप आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि ये विशेष वो टाइप्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस कम से कम देखने को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। तो इसलिए इन टाइप्स को आपको भूलना नहीं, जब भी आपका पेपर हो तो उससे पहले इन टाइप्स का एक बार आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा। फिर इसके बाद में कोई क्वेश्चंस, और जो मैंने इसमें सब्जेक्ट लिखवाए ये सब्जेक्ट सेम टू सेम उसमें रिपीट होते हैं, इससे बार कोई सब्जेक्ट जाने की गुंजाइश नहीं होगी। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं हम। मैंने एग्जाम्पल लिखा पीपल लाफ्ड एट हिम। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको PEOPLE, पीपल लाफ्ड LAUGHED, लाफ्ड एट हिम, है ना, पीपल लाफ्ड एट हिम, ये एग्जाम्पल है। और उसके बाद में इसका आप पेसिव वॉइस बनाओ। और अगला एग्जाम्पल लिखता हूं मैं कि सम पीपल डू नॉट ईट गार्लिक, कि कुछ जो पीपल्स होते हैं वो लहसुन नहीं खाते। मैंने क्या कहा, सम पीपल या मैनी पीपल कह दो, ये दोनों में से एक कह दो। मैनी पीपल तो ज्यादातर तो खाते, कुछ लोग ही नहीं खाते। तो सम पीपल नॉट ईट, है ना, गार्लिक। समझ में आएगा एग्जाम्पल क्या था जो आपका पेपर में आया कि सम पीपल डू नॉट ईट गार्लिक। एक मिनट रुकेंगे। सम पीपल डू नॉट ईट गार्लिक, कुछ लोग लहसुन नहीं खाते। अब इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर एक एग्जाम्पल है पहला जिसके अंदर पीपल सब्जेक्ट है, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर सम पीपल सब्जेक्ट है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं दोनों में डिफरेंस सिखाता हूँ कि पहला जो इसका आप पेसिव वॉइस बनाओगे, सबसे पहले आप इस हिम को सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसका सब्जेक्टिव केस लिखोगे हिम। उसके बाद में लाफ्ड क्या है, तो लाफ्ड हमारा पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज एवर। फिर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद लाफ्ड की फिक्स प्रीपोजिशन एट है, इसके पीछे एट आ गया। अब आप इस बाय लगा के इस पीपल को वापस यूज नहीं करना है यहाँ पर, यही बात यहाँ पर क्या लगेगा, फिर फुल स्टॉप। अब इसका पेसिव वॉइस बन गया। आप बाय लगा के पीपल को दोबारा यूज मत करना, क्योंकि ये जो पीपल है इस वाक्य के अंदर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए पेसिव वॉइस यहाँ पर अब हमारा सेंटेंस का पेसिव वॉइस एकदम करेक्ट है। आई समझ बात, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ जो सम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं तो
वो कैसे रोल निभाते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, तो उनका वापस पैसिव वॉइस के अंदर बाय के बाद में वापस प्रयोग नहीं करते। आई समझ में बात। अगला सेंटेंस, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो पीपल को मैंने स्टार करके लिखा था, इन दोनों का पीपल का एक अलग केस है, वो समझा देता हूँ। इस सेंटेंस के अंदर पीपल सब्जेक्ट नहीं है, सम पीपल सब्जेक्ट है। समझ में आई बात। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गार्लिक, जो लहसुन है। डू डच ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैंने हेल्पिंग करके क्या बताई थी, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की इज आर एम। तो गार्लिक इज नॉट ईटन, ईएटीएन ईटन, किसके द्वारा, बाय सम पीपल। तो इसके अंदर आपका ये सम पीपल वापस रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सम पीपल कैसा इंपोर्टेंट है। तो जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होगा यानी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, वो तो वापस रिपीट होना ही है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पीपल और सम पीपल का क्या किस्सा है इसके अंदर। तो जो पीपल होता है वो अनइम्पोर्टेंट होता है और सम पीपल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज आप अच्छे से समझिए। एक दो एग्जांपल मैं और देता हूँ, फिर अगली टाइप पर पढ़ते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, वी आर वेटिंग फॉर हिम। चलो एक एग्जांपल दे दिया मैंने एग्जांपल क्या बोला, आप लिखिए, वी आर वेटिंग फॉर हिम। क्लियर, ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर वी है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले हम हिम ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाएंगे तो ही बनेगा। सब्जेक्टिव क्या चाहिए हमें तो यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ही हो गया, ही के बाद में इसका फिर क्या हो जाएगा, ये इज आर एम कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस में इज आर एम की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम के साथ में बीइंग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बीइंग का। तो आप क्या कहोगे, ही is being, he is being waiting, he is being। बाकी सेम टू सेम जो रूल हमने पैसिव में पढ़े वो सेम अलाउ, यानी सारे के सारे वही फॉलो होंगे। बस केवल इन चीजों का ध्यान रखना, ये अलग से नहीं है। मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट में ही जो हमें देखने को मिलता है, सब्जेक्ट को ही हम चेंज नहीं करेंगे, यानी सब्जेक्ट वापस रिपीट नहीं करेंगे। he is being waiting, किसके लिए, फॉर, वेटिंग फॉर, बस ये आगे एग्जाम्पल हो गए। समझ में आई बात। अब आप ही देखो, बीइंग के बाद में वेटेड आना चाहिए, WAITED, वेटेड फॉर। तो ये एग्जांपल हमारा यहाँ तक करेक्ट हो जाता। इसके अंदर हमने वी को वापस यूज क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि जो वी है हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम वापस यूज नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल ये लिखिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज, कि हमें अपने प्रोमिसेज से कभी भी मतलब भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, निभाना चाहिए। वन मस्ट वंस कीप नहीं रखना है ना, कीप वंस प्रोमिसेज। और ये एग्जाम्पल पेपर के अंदर आया, वन मस्ट वंस कीप, यानी हमें अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। प्रोमिसेज, PROMISES, प्रोमिसेज। इन एग्जाम्पल को आप किस तरीके से बनाओगे, मुझे ये जल्दी से बना के आप बताओ, ठीक है। करो इसको जल्दी, ये मिटा दो। हाँ, इसको आप कीजिए, इस एग्जाम्पल को ऊपर वाले को आप जल्दी से करो। वन मस्ट वंस कीप प्रोमिसेज। अब इस वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज होगा, कीप बोला क्या, ये क्या देखो, वंस प्रोमिसेज। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर भी आप केवल प्रोमिसेज को, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्रोमिस को लाओगे, इस वंस को नहीं लाओगे, क्योंकि इस वन का जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है ना, रिलेटिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको मान लो, वो इसका क्या है, इस वन का ही जो आपका ये प्रोनाउन के अंदर आप हमेशा सी समझोगे, जैसे माई का माई सेल्फ होता है, आर का आर सेल्फ होता है, उस प्रकार से। क्लियर। तो उसके अंदर हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसका ये जो प्रोनाउन है, तो ये वन का ही प्रोनाउन केस देखने को मिलता है हमें, कौन सा, वंस। कौन सा, वंस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको दूसरा कोई प्रोनाउन का नाम देते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये वन का ही कोई प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या रखेंगे यहाँ पर कि इस यदि सब्जेक्ट से कोई रिलेटेड जुड़ा हुआ वर्ड या सब्जेक्ट से कोई बना हुआ रिलेटेड वर्ड हमें अदर कोई सेंटेंस के अंदर मिलता है, तो उसको भी हम यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए वंस वापस यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, प्रोमिसेज। क्या यूज होगा, बाकी यहाँ पर कोई एडजेक्टिव, कोई आर्टिकल मिले, जैसे ए बुक हो गया, हिज बुक हो गया, तो वो हम यूज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से बना हुआ कोई वर्ड यहाँ पर होता है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वही प्रोनाउन है, जैसे माई सेल्फ हो गया, आई का मतलब ये बनता है माई सेल्फ, उसके बाद आर का आर सेल्फ, तो वही प्रोनाउन, उसके अंदर से वंस का बनता है, वन का बनता है वंस, ये ध्यान रखना।
तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम इस प्रोमिसेज को आगे लाएंगे। अब वंस क्यों नहीं लाए, क्योंकि जब ध्यान रखना सब्जेक्ट से बना हुआ कोई वर्ड वापस यूज होता सेंटेंस के अंदर तो उसको यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमने वंस को यहाँ पर कट कर लिया। बाकी वंस प्रोमिसेज साथ में आता, तो प्रोमिसेज मस्ट बी, मस्ट मॉडल है तो उसके बाद बी लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी केप्ट, और उसके बाद में ये आपका बन गया। तो समझ में आई बात, ये कैसे बना। उसके बाद इस वन को वापस यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया कि वन हमारा क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को हम कभी भी यूज नहीं करते वापस। अगला सेंटेंस में लिखता हूँ द पुलिस हैव कॉट द थीफ। लास्ट एग्जांपल लिखो, फिर ये टाइप हमारी आज की यहाँ पर एंड होती। जल्दी से करेंगे, लिखो सेंटेंस को, क्या लिखेंगे, सेंटेंस है हमारा कि द पुलिस हैव कॉट द थीफ। सेंटेंस है द पुलिस हैव कॉट द थीफ, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, ठीक है ना। चोर ने पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर ये द पुलिस क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने वहां पर लिखवाया था पुलिस, डॉक्टर, ड्राइवर, चिल्ड्रन, ये सारे के सारे अनइम्पोर्टेंट होते हैं, ये वापस यूज नहीं होते। तो ये द थीफ ऑब्जेक्ट है, यूज के आगे आ जाएगा। द थीफ पास्ट की है तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट की है, हैव, तो हैव के बाद में बीन, हैव बीन, कॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट। ये सेंटेंस आपका एक्टिव का पैसिव में चेंज हो गया। आप कहोगे बाय प्लस द पुलिस नहीं लगाएंगे, बाय इसलिए नहीं लगाओगे, ये प्रीपोजिशन। अब आप एक बात तो आपके दिमाग में नहीं आ रही कि हमको अनइम्पोर्टेंट तो सब्जेक्ट तो नहीं लगाना, क्या हम बाय भी नहीं लगा सकते। आप बाय कब लगाते हो, जब उसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपने पीछे ऑब्जेक्टिव केस लेती है जो नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म में होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट लेती है। तो आप कोई ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं रहे हो तो फिर वहां पर प्रीपोजिशन लगाने की क्या जरूरत है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी, इसलिए हम वहां पर बाय का भी प्रयोग नहीं करते। रट्टा नहीं मारना, इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना। द पुलिस अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम वापस यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस का बन गया। अब इसको नोट करो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं जल्दी से अगली टाइप की ओर। अगली टाइप है हमारी डबल ऑब्जेक्ट। इस डबल ऑब्जेक्ट वाली टाइप, जो अगली टाइप का नाम है डबल ऑब्जेक्ट, यानी यदि अब तक तो हमने जितने भी ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस पढ़े थे उस सेंटेंस के अंदर, और इस डबल ऑब्जेक्ट वाली टाइप से 10th बोर्ड थी हमारी 2024, उसके अंदर एक क्वेश्चन बना था 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया था डबल ऑब्जेक्ट का देखने को मिला। और उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि माई मदर सेंड मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ऐसा कुछ, ठीक है ना, कि मेरी माता जी ने मेरे को एक ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजा। तो उसके अंदर एक तो मी ऑब्जेक्ट था और एक ब्यूटीफुल एक गिफ्ट ऑब्जेक्ट था। तो उसके अंदर जब भी आपको ध्यान रखना, बाकी सेंटेंस गलत नहीं होता, कि डबल ऑब्जेक्ट वाली टाइप से कभी कभी क्या होता है बच्चे मतलब पहले ऑब्जेक्ट से बना देते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं जो स्टूडेंट पैसिव वॉइस बनाता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से बना देता है। तो आप पहले ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखने की पोजीशन क्या होगी, या फिर जब दूसरे ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो किसका ध्यान रखोगे, कहां पर आपको टू लगाना है या फिर कहां पर आपको ऑब्जेक्ट वन को यूज करना है। तो वो सारी की सारी चीजें हम जानेंगे। तो अगली टाइप का आप नाम जल्दी से डालोगे, और इस टाइप का नाम है DOUBLE डबल ऑब्जेक्ट। क्या टाइप है, डबल ऑब्जेक्ट। और डबल ऑब्जेक्ट की ये टाइप है आज की टाइप है, जिसके अंदर हम सीखेंगे डबल ऑब्जेक्ट की टाइप। अब डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका रूल क्या है, डबल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट्स कर, जब वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट मिले। अब दो ऑब्जेक्ट मिले, साधारण हमने कंडीशन क्या सीखी थी, सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट, है ना, पैसिव के अंदर यानी एक्टिव के अंदर, और फिर मिलती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन मिलती है। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलता है, फिर वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव के अंदर मिलता है, इसके अंदर आप देखोगे ऑब्जेक्ट एक है, लेकिन कभी कभी क्या कर देता है, एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट देखे, फिर वर्ब देखे, फिर डबल ऑब्जेक्ट दे देता, मतलब ऑब्जेक्ट दो दे देता, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू। अब इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट वन से पैसिव वॉइस पहले बनाएंगे, या क्या इसका पैसिव वॉइस भी दो बनेगा। तो जी हाँ, ये बात बहुत सही है कि जब सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट मिले, और आने वाली जो टाइप है हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस, या फिर काइंडली, और उसके बाद में रिक्वेस्ट वाले, या आपके कमांड वाले, एडवाइस वाले इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो उन सेंटेंस के अंदर भी हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो। तो उसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, उनके दो वाक्य बनते
बनते हैं। जब ऑब्जेक्ट दो होंगे तो पेसिव वॉइस भी दो तरीके से बनेगा, दो प्रकार का पेसिव वॉइस बनेगा। एक बार ऑब्जेक्ट 1 को उठा के आगे लाओगे और एक बार ऑब्जेक्ट 2 को उठा के लाओगे, ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या सीखा, जब ऑब्जेक्ट 1 दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सब्जेक्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट दे दे तो क्या इसका पेसिव वॉइस भी दो बनेगा, तो इसके पेसिव वॉइस भी दो बनेंगे। अब दूसरी बात ये ध्यान रखने योग्य बात, मैं एग्जांपल देता हूं कुछ, फिर हमें ये जरूरत है कि हम दो ऑब्जेक्ट है तो हम पहचाने के कहेंगे, मतलब किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि उस वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट आए। तो मैं एक सेंटेंस देता हूं, फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पहचानने का तरीका भी आपको हमेशा जो है ना वो माइंड में फिट बैठ जाएगा। तो ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल दिया मैंने कि आई गेव हिम मैनी बुक्स, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई गेव हिम, मैंने उसे दी मैनी बुक्स। और जो 10th में आया था सेंटेंस, उसको भी मैं आपको PYQ करवाऊंगा इसके एक दो कल हमारी लगभग पेसिव वॉइस सारा का सारा हम कंप्लीट कर देंगे किसी भी प्रकार से, और अगली क्लास होगी उसके अंदर हम पेसिव वॉइस का एग्जांपल, फिर हमारे चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। कोशिश करेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत कम समय में कम क्लासेज के अंदर प्रोवाइड करवाने की। ये एग्जाम्पल देखो अभी दे रहा हूँ, आई गेव हिम मैनी बुक्स, मैंने उसे बहुत सारी बुक्स दी। अब इसके अंदर आप जानोगे, एक तो है हिम, मैंने उसे, और एक क्या दी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और एक दी मैनी बुक्स, क्या दी मैनी बुक्स। तो दो एग्जांपल हो, एक तो उसे दी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, और ये होम का आंसर दे रहा, ये आपका वाट का आंसर दे रहा। तो इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब आपको ध्यान ये रखना है कि दो ऑब्जेक्ट है, इसका पेसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट 1, ये क्या ऑब्जेक्ट 1, और ये ऑब्जेक्ट आपका 2। ये ध्यान रखना। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसको पहचानने के तरीके आप 3 पॉइंट लिखो साइड में, जो मैं बोलता हूं कि आपको हमेशा ध्यान रखना कि मेन वर्ब है ना, उस मेन वर्ब के बाद में हमेशा आपको कोई ना, एक सबसे पहले मैं लिखता हूं पहचान के तरीके। आप किस प्रकार से पहचान करोगे कि ऑब्जेक्ट इसके अंदर दो है। जैसे तो आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। अब कुछ 10th क्लास से छोटे बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि आपको हमेशा जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के बाद में हमेशा आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई पर्सन मिलेगा। पर्सन का मतलब कोई ना कोई व्यक्ति यूज हो, है ना। मेन वर्ब के बाद में, ये पॉइंट नंबर 1 है, पहला पॉइंट, मेन वर्ब के बाद में किसी ने किसी पर्सन की बात की होगी, पर्सन यानी व्यक्ति की बात, तो ये मेन वर्ब है। और उसके बाद में हिम यानी उसे, तो हिम क्या है यहाँ पर, पर्सन है, पर्सन का मतलब ये व्यक्ति है। दूसरी बात क्या है कि ऑब्जेक्ट 1 के बाद में हमेशा कोई ना कोई आपको थिंग या फिर नॉन लिविंग वस्तु का प्रयोग होगा। ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, हिंदी लिख दो कि पहचानने के तरीके, मेन वर्ब के बाद में पर्सन का प्रयोग होगा। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट 1 मतलब ऑब्जेक्ट 1 है, उसके बाद में कोई ना कोई वस्तु की या नॉन लिविंग आर्टिकल्स की किसी वस्तु की बात होगी। समझ में आई बात। अब तीसरी बात क्या है कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन यूज, प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट 1 O1 का मतलब ऑब्जेक्ट 1, O2 का मतलब ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज हमने जान ली अच्छे से कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट 1 है या ऑब्जेक्ट 2 है, किस प्रकार उस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे। सबसे पहला तरीका, मेन वर्ब के बाद में हमेशा पर्सन का प्रयोग मिलेगा। फिर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 1 के बाद में कोई ना कोई आपको चीज मिलेगी, और ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन है वो देखने को आपको नहीं मिलेगा। आया समझ में। चलो अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, और यदि आपको स्ट्रक्चर लिखनी है तो स्ट्रक्चर भी मैं लिखवाने की कोशिश करूंगा। चलो लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने। अभी सेंटेंस का हमें पेसिव वॉइस बनाना दो तरीके से बनेगा, इस सेंटेंस का पेसिव वॉइस, तो वो मैं चीज आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका जो पेसिव वॉइस बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट 1 से बना देते हैं, हिम से बना देते हैं। किससे बनाएंगे, हिम से। तो सबसे पहले हिम का क्या हो जाएगा, ई, यानी हम दो पेसिव वॉइस बनेंगे, एक पेसिव वॉइस ये बनाता हूँ और दूसरा यहाँ बनाता हूँ, ई, और उसके बाद में आपका पास्ट टेंस है तो ही वाज गेव, वो सेम रूल चलेगा, बस ये तो कुछ चेंजेस हो रहे, बाकी रूल वही सेम है। ही वाज गेव क्या, मेनी बुक्स, ही वाज गेव मेनी बुक्स, किसके द्वारा, बाय आई का मी, मेरे द्वारा उसे बहुत सारी किताबें दी गई। ही वाज गेव मेनी बुक्स बाय मी। हो गया समझ में आया बात। सबसे अब स्ट्रक्चर लिखना था, स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आप, सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आई बात। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। सॉरी इसको करेक्ट करेंगे आप सब एक बार। ही वाज गिवन मेनी बुक्स बाय मी।
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट टू। किसका प्रयोग होगा? ऑब्जेक्ट टू का। और उसके बाद में प्रीपोजिशन, क्या? बाय प्लस बाय प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट वन। ऑब्जेक्ट वन का मतलब ऑब्जेक्ट वन का जो ऑब्जेक्ट वन तो नहीं आएगा ना, सबसे बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वन का आ गया ये ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख दो ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट वन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट वन से बनाओगे, ऑब्जेक्ट वन बनेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्लियर हो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू को लिखना, फिर बाय प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट लिखना, इतना काम आपको करना है। अब इसी सेंटेंस को मैं दूसरे ऑब्जेक्ट से लिखता हूं, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा ध्यान रखना कि मेन वर्ब के बाद में टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? मेन वर्ब के बाद में टू का प्रयोग होगा। लिखो नॉट, जब वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, लिखो मेरी बात, कि जब वाक्य के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं और हम दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज करके पेसिव वॉइस बनाते हैं, देखो हम दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके पेसिव वॉइस बनाते हैं, तो उस समय मेन वर्ब के बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं। यानी मेन वर्ब के बाद में या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद में टू का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब ऑब्जेक्ट टू दूसरे मतलब ऑब्जेक्ट टू से हम पेसिव वॉइस बनाएंगे। तो मैं बनाता हूं, आप देखो ये ऑब्जेक्ट टू है, चलो उठा दिया कर लिया ऑब्जेक्ट टू, मैनी बुक्स। बाकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस है तो सीधी सी बात वाज वर्ब होगा। मैनी बुक प्लूरल है तो क्या होगा? वर्ब। मैनी बुक्स वर गिवन, किसके द्वारा? गिवन टू, किसे? हिम, और बाय मी। ये बना स्ट्रक्चर लिखो, लिखनी है तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट टू, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में क्या आएगा? टू। ये फिक्स है, ये टू का प्रयोग होना। फिर क्या आएगा? हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है? ऑब्जेक्ट वन, और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट। आई समझ में? बहुत अच्छे से। तो एक एग्जाम्पल को भी हमने अच्छे से जान लिया। अब मैं एक दो एग्जाम्पल्स और देता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आज की ये टाइप है डबल ऑब्जेक्ट्स की, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमने क्या सीखा कि जब हमें दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, मैं इसलिए समय ले रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन सीधे देखने को मिलते हैं। अब किसी का ये डाउट होगा कि क्या पेपर के अंदर दोनों क्वेश्चंस को बनाना जरूरी? कोई जरूरी नहीं, आपको एक पैसिव वॉइस बना लेना। आप चाहे तो आप पहले ऑब्जेक्ट से बना सकते हो, आपको यदि यूज करना था दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हो, आप पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके करो। तो ध्यान रखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखना, और यहाँ पर लिखोगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में टू लगा के पहले ऑब्जेक्ट को लिखना। ये ध्यान रखना, बस इस चीज का ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लो। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल के अंदर हम कुछ और नई चीज जानेंगे, जिसमें हम जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक दो एग्जाम्पल लिखोगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से पता चल जाएगा हमने ये सेंटेंस को अच्छे से क्लियर। चलो लिखो, आई हैव लेट हिम सम मनी। लेट हिम, कुछ पैसे उसको डाल, लिखो लिखो आई हैव लेंट सम मनी हिम सम मनी। आई हैव लेंट हिम सम मनी, क्लियर। एक होता है लैंड और दूसरा होता है आपका बोरो। एक का मतलब उधार लेना और एक का मतलब उधार देना, ये दूसरे एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं। सेंटेंस देखो, आई हैव लेंट हिम सम मनी, दिख रहा होगा आपको। आई हैव लेंट हिम सम मनी, SOME सम, MONE सम। तो मैंने क्या कहा, आई हैव लेंट हिम सम मनी, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में एक और लिखता, इसका दो पैसिव वॉइस बनाओगे थोड़ी इस पे छोड़। एक एग्जाम्पल पेपर के अंदर हो रहा है, वो क्या है, नेगेटिव का ले लेते ताकि आपको तकलीफ नहीं हो। आई विल नॉट टेल यू द राइट आंसर। सेंटेंस लिखो, आई विल नॉट टेल यू द राइट आंसर। राइट आंसर का मतलब करेक्ट आंसर, सही उत्तर, क्लियर। दोनों का पैसिव वॉइस बनाओ। इसका भी दो प्रकार से बनेगा क्योंकि ये रहा ऑब्जेक्ट वन, क्लियर, और ये रहा ऑब्जेक्ट टू। इस वाक्य के अंदर देखोगे ऑब्जेक्ट वन और इसके अंदर देखोगे द राइट आंसर, सारा का सारा ऑब्जेक्ट टू। बनाओ जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए बनाओ।
सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पहचान लिए, हम ऑब्जेक्ट 1 से बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ सब्जेक्टिव केस काम करेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट काम करेगा, तो क्या हो गया ही। उसके बाद में टेंस पहचानो, है तो क्या हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग हैज, फिर बीन। ये आपको आना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब मुझे पूरे बेसिक्स में नहीं बता सकता, क्योंकि हमने पहले की जो कल परसों की जो क्लासेस थी, पिछली क्लासेस के अंदर हमने अच्छे से बेसिक्स को जाना। तो आप उन चीजों का ध्यान रखें। इतनी आप फिर बच्चों वाली सोच भी नहीं रखनी, धीरे धीरे आप खुद को अपडेट करते रहिए और चीजों को जानते रहिए। ये हैज बीन, फिर क्या होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंट, और उसके बाद में क्या दिया सम मनी। ये तो पता चल जाएगा दिया क्या उसको, सम मनी कुछ पैसे, सम मनी यानी कुछ लिए उस पैसे लिए। उसके बाद में लेंट हो गया, ठीक है, उधार लेना। अब मेरी बात सुनो, सम मनी और फिर ऑब्जेक्ट क्या बाय प्रीपोजिशन और आई का क्या हो जाएगा, ये बन गया ऑब्जेक्ट 1 से। अब ऑब्जेक्ट 2 से मैं बनाता, सबसे पहले ऑब्जेक्ट 2 को उठा के आगे लाता, सम मनी दिख रहा होगा आपको, सम मनी। अभी क्या करता हूं मैं, सम मनी, और इसके बाद में एक सेंटेंस और लिखता हूं। सम मनी हो गया, सम मनी के बाद में हैज है, सम मनी, मनी हमेशा सिंगुलर होता है, हैज आएगा, ध्यान रखना। सम मनी हैज है तो बीन लगेगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म खुद लगा के दी इसमें, सम मनी हैज बीन लेंट। क्या अब देखो 2 लगा के ऑब्जेक्ट 1 लगाना, टू हिम किसके द्वारा, बाय, आई का क्या बन जाएगा मी। आई समझ बात, बहुत अच्छी बात है। अब इस सेंटेंस को आप करो। इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 से बनाओगे, व्यू क्या आ गया ऑब्जेक्ट 1। विल का क्या बनता है, विल मॉडल है, तीसरे स्थान पर नॉट है। घबराओ मत, समझो मेरी बात। सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 को उठा गया है, बिल्कुल हेल्पिंग और विल का प्रयोग किया, यू के अकॉर्डिंग तो विल ही लगेगा ना, नेगेटिव है नॉट लगाओगे। अब मॉडल का पैसिव वॉइस बना दे तो क्या किसका प्रयोग करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ लगेगा बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया टोल्ड, और उसके बाद में क्या लगेगा टोल्ड, क्या बताया द राइट आंसर। मेन वर्ब के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट 1 से बना रहे हो तो मेन वर्ब के तुरंत बाद में किसका प्रयोग करोगे, बिना 2 लगाए ऑब्जेक्ट 2 का प्रयोग करोगे। और जब ऑब्जेक्ट 2 से बनाते हो तब 2 लगा के ऑब्जेक्ट 1 का प्रयोग करना एक बार में। अब 2 का ऐसे समझो कि 2 का मतलब 2 और 2 का मतलब 2 और 2 का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट 2। तो ऐसे ध्यान रख लो, जब भी ऑब्जेक्ट 2 से बनाएंगे मतलब ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तभी 2 का प्रयोग करोगे। ऐसे ध्यान रखो, 2 का मतलब 2, ऐसे ध्यान रखो। बी टोल्ड द, ताकि समस्या नहीं होगी। राइट आंसर, टू राइट आंसर किसके द्वारा, बाय, यहां पर नहीं आया, ये तो पहले से बता रहे हो। बी टोल्ड द राइट आंसर बाय मी, बाय मी। अब मैं बनाता हूं ऑब्जेक्ट नंबर 2 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 ये, इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लाऊंगा। द राइट आंसर सब्जेक्ट की जगह ले आए, द राइट आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर। अब मेरी बात सुनो, वही थोड़ा सा ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाला काम करते हैं। सबसे पहले विल, फिर तीसरे स्थान पर नॉट आएगा, फिर नॉट बी टोल्ड, ये सेम चलेगा, बस 2 लगाना। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब के तुरंत बाद में 2 का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 कौन है, आप बताओ ऑब्जेक्ट 1 कौन है, जिससे बनाया था, कौन है, यू, क्लियर। और उसके बाद क्या, बाय, आई का क्या बन जाएगा, आई समझ बात, बहुत अच्छे से। मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की आपको ये सेंटेंस समझाने की कि जो डबल ऑब्जेक्ट वाली टाइप आती है उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उनका पैसिव वॉइस 2 तरीके से बनता है, 2 प्रकार से उनका पैसिव वॉइस बनता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 से बनाओगे, मेन वर्ब के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट 2 का प्रयोग करना, और जब ऑब्जेक्ट 2 से बनाओ, ऑब्जेक्ट 2 से, ये रहा ऑब्जेक्ट 2 से, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद में 2 लगा के ऑब्जेक्ट 1 का प्रयोग करके फिर बाकी कर्मकांड जो आप दिन करते आ रहे हो, जो आप पैसिव वॉइस के अंदर पढ़ रहे हो, सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट, वो करना। तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कल की क्लास के अंदर हम सारा का सारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको हम सीखेंगे, और आज हम कुछ एक्सेप्शन है वो इसको मैं करवा देता हूँ आज की क्लास के अंदर, क्योंकि जब यदि हमने इंपेरेटिव सेंटेंस अब स्टार्ट कर भी लिया ना तो उसको हम पूरा क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस का। उसमें आपकी इच्छा होगी तो मैं बेसिक्स करवा दूंगा, और यदि आप एडवांस का पढ़ना चाहते हो, जो एडवांस के कुछ वर्जन है उसको भी मैं एडवांस कॉपी, मतलब एडवांस के कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी आपको करवा दूंगा। और आप एकदम चाहते हो पूरा बेसिक से एडवांस की और तोड़ के प्रत्येक टाइप को भी अलग अलग करवाना विद एग्जाम्पल्स के, प्रत्येक टाइप के कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स लाऊं, तो वो भी मैं कल की क्लास के अंदर आपको करवा दूंगा। कल की क्लास के साथ में हमारा पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा। अब हम आज के कुछ और कॉन्सेप्ट है उसके एक्सेप्शन, वो यदि कंप्लीट हो जाते तो
एक मैं आपको मौखिक रूप से एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप प्रीपोजिशन ये बनाते हो आप पैसिव वॉइस बनाने के अंदर हमेशा आपको एक ध्यान रखना है कि जो प्रीपोजिशन एक्टिव के अंदर दिया उसी प्रीपोजिशन का पैसिव के अंदर प्रयोग करोगे। पहली बात तो ये जो बातें मैंने आपको पहले शुरू में कॉन्सेप्ट समझाया था तब करवाई थी, यानी जो प्रीपोजिशन आप एक्टिव के अंदर यदि किसी के अंदर प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस के पीछे कोई प्रीपोजिशन आई है और वापस और कोई जैसे एबाइड बाय हो गया, कॉम्प्लाई विद हो गया, एबाइड के पीछे बाय लगता है और उसके बाद में लिख दो और बाय लगा के हर लग जाए तो आप कहोगे दो प्रीपोजिशन कैसे आई। तो मैंने गत क्लासेस के अंदर शायद तक ये बात को जिक्र किया होगा कि एक प्रीपोजिशन हमारी उस वर्ब के अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब के साथ में आती है, वो उस मेन वर्ब की फिक्स प्रीपोजिशन होती है और दूसरी प्रीपोजिशन होती है हमारी पैसिव की प्रीपोजिशन जो उसे पैसिव से कनेक्ट करती है और फिर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट लेती है अपने पीछे। तो वो चीजें हमें ध्यान रखनी, घबराना नहीं। यदि कोई दो प्रीपोजिशन मान लो बाय बाय दो बार लगा हुआ मिल जाए तो ऐसे मत करना कि भाई ये सेंटेंस गलत हो गया, तो गलत नहीं होता, वहां पर वो दो प्रीपोजिशन अलाउड है, कोई तकलीफ नहीं। अब हम आज कुछ एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम ये जानेंगे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एक्सेप्शन से कुछ रूल ऐसे समझो तो कि मैंने क्या कहा कि प्रीपोजिशन के अंदर हम बाय प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल बाय का ही प्रयोग किया जाए। यदि कोई ऐसी फिक्स प्रीपोजिशन है जो उसके बाद में आती है जैसे इंटरेस्ट इन, ठीक है ना, और जैसे मान लो लव के बाद में हमेशा एट का प्रयोग होता है तो वहां पर आप एट का प्रयोग करोगे, जैसे सरप्राइज के पीछे एट का प्रयोग करोगे। उसी प्रकार से हमें वो ध्यान रखना है जैसे फॉन्ट के पीछे ऑफ का प्रयोग करना, डाई ऑफ, है ना, तो इनके पीछे आप बाय का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि कोई फिक्स प्रीपोजिशन है तो वो पैसिव के अंदर वहां पर बाय हट के ऐसे समझो तो वो एक्टिव की फिक्स प्रीपोजिशन उस वर्ब की फिक्स प्रीपोजिशन पैसिव की प्रीपोजिशन को खा जाती है, मतलब बाय को वो समझो तो खा जाती है, वहां पर वो बाय का प्रयोग नहीं होता, फिर फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। तो ये मैंने मौखिक बता दिया कि दो प्रीपोजिशन है तो अलग बात है और यदि फिक्स प्रीपोजिशन है तो भी बात को ध्यान रखना। अब उस टाइप को हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन। क्या पढ़ेंगे? कुछ एक्सेप्शन, EXCEPTIONS, एक्सेप्शन। ये कल की क्लास के अंदर फिर हम जानने नहीं होंगे क्योंकि आज हम पढ़ लेंगे ना तो हमें कल को ये करने को नहीं बनेंगे, इसीलिए हम आज कोशिश करते हैं आज ये अच्छे से हमारा हो जाए। थोड़ा बोर्ड आपको ब्लैक नजर आ रहा है क्योंकि सामने से लाइट पड़ रही है, इसलिए कोशिश कीजिए आपको देखने का। फिक्स प्रीपोजिशन, सबसे पहला हमारा जो एक्सेप्शन का जो मैं इसको थोड़ा साफ और कर देता हूँ ना। चलो सबसे पहला रूल क्या है एक्सेप्शन में? पहला रूल है, लिखो फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, FIXED, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये हमारा रूल नंबर 1। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब जो फिक्स प्रीपोजिशन जो एक्टिव आई है वही प्रीपोजिशन आपकी पैसिव के अंदर प्रयोग होगी। सेंटेंस लिखो, सेंटेंस क्या लिखो? द न्यूज सरप्राइज्ड एवरीवन। सेंटेंस लिखो, द न्यूज सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। आश्चर्य चकित या सौकंदा करना, एवरीवन, हर कोई, हर प्रत्येक को है, एवरीवन, हर कोई न्यूज से चौंक गया। अब मेरी बात सुनो, ये सेंटेंस है द न्यूज सरप्राइज, SURPRISE होता है, डी लगे सरप्राइज्ड एवरीवन। ये कोई सेंटेंस है। अगर सेंटेंस को मुझे कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस के अंदर तो मैं क्या करता हूँ आप देखिए। अब एक बात आपके दिमाग में नहीं आ रही है कि ये एवरीवन और एवरीवन का मैं भाषण में करता हूँ, फिर आप जानोगे। पैसिव वॉइस बनाओ, EVRY, एवरीवन। पास्ट के अंदर तो क्या आ जाएगा? एवरीवन वाज, SURPRISE, सरप्राइज्ड। क्या लगेगा? बाय लगेगा या फिर एट लगेगा? इसके द्वारा द न्यूज। बताइए, जल्दी बताओ, बताओ सेंटेंस क्या है? द न्यूज सरप्राइज्ड एवरीवन, न्यूज ने हर एक किसी को सरप्राइज किया। अब मेरी बात सुनो, मैंने कुछ समय पहले आपको थोड़ी देर पहले एक टाइप करवाई थी, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी बिल्कुल करवाई थी। उसके अंदर मैंने ये कहा था कि यदि एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नो वन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट का काम करे ना
तभी अनइम्पोर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर अनइम्पोर्टेंट नहीं होती। ये बात मैं बता देता हूँ, आप किसी ने नोट की होगी कि एवरीवन को आपने यहाँ पर वापस कैसे ले आए। तो मैंने वहां पर वो सब्जेक्ट के तौर पर बात की थी कि यदि वो एवरीवन, अब यदि यहाँ पर सेंटेंस के बीच में एवरीवन यूज हो जाए तो वहां पर वो सब्जेक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि हमें ध्यान रखना कि एक्टिव के अंदर यदि एवरीवन, एनीबडी, वी, दे, पुलिस, है ना, सारे के सारे पुलिस हो गए, ड्राइवर, चिल्ड्रन, है ना, ये सारे के सारे एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का। जो भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना रहे उसके अंदर वो सब्जेक्ट का काम करना चाहिए, और यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो क्या इसको हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाएंगे। यदि यहाँ पर होता ना कि एवरीवन सरप्राइज, है ना, या फिर ऐसे कुछ लिखो बाय दिस मैटर या बाय दिस थिंग, तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा? एवरीवन को यहाँ पर अनइम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग एवरीवन को हटाना होगा। अब इस एग्जाम्पल के अंदर सरप्राइज्ड क्या? सरप्राइज्ड एट। अब मेरी बात सुनो, जब भी आपकी प्रीपोजिशन यूज होती है बाय, तो ये किसी, इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई पर्सन की बात होती रहती है। या फिर आप देखते हो राम, मोहन, सीता, गीता, ये लगाते हो, या फिर क्या लगाते हो? कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस लगाते हो कि ही, मतलब हिम, या फिर देम, या फिर अस, या फिर हर। तो आप किसका प्रयोग करते हो? कुल मिला के बाय के पीछे हमेशा आपको डूअर का प्रयोग करना पड़ता है। डूअर क्या होता है? मैंने एक बात बताई आपको शुरू में, अब यहाँ पर समझना होगा। डूअर का मतलब होता है कर्ता, है ना, जो काम करने वाला हो। तो बाय हमेशा हम बाय के पीछे सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मैंने उस दिन बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट है, मतलब डूअर आपका ऑब्जेक्ट बन जाए, तो हम प्रीपोजिशन बाय के बाद में हमेशा इसको ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर ये पैसिव के अंदर ये सब्जेक्ट ना होकर क्या बन जाता? ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए क्या यहाँ पर आप बाय के बाद में न्यूज, आपको कोई डूअर लग रही, क्या न्यूज कभी काम कर सकती? नहीं कर सकती ना। तो न्यूज क्या है? आपकी नॉन लिविंग है, ऐसा समझो। तो क्या ये कभी डूअर? अब हिंदी में समझना, आप ऐसे समझो। तो एक मैं क्या कह रहा था, हमेशा बाय के बाद में डूअर का प्रयोग होगा। तो बाय के बाद में इसका यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? तो बाय के बाद में न्यूज का प्रयोग नहीं हो सकता, तो किसका प्रयोग होगा? इसीलिए बाय का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? एट का। ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जब भी बाय प्रीपोजिशन का यूज हम करते आ रहे थे, हमने सीखे 5 क्लासेस के अंदर हम सीखा हमने, तो बाय के बाद में हमेशा डूअर का प्रयोग होता है। जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, हरीश हो गया, तो उसी प्रकार से यहाँ भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो बाय के बाद में कोई थिंग या नॉन लिविंग वस्तु नहीं आती, इसीलिए ये ध्यान रखना। दूसरी बात आप हिंदी में समझो, तो खबर के द्वारा सरप्राइज हुए या खबर से सरप्राइज हुए? एक ही बात बताओ, या खबर पर सरप्राइज हुए? तो आप ही कहोगे खबर के द्वारा सरप्राइज थोड़ी हुए, वो तो खबर से आश्चर्यचकित हुए या खबर पर आश्चर्यचकित हुए, तो इसीलिए बाय का प्रयोग नहीं होगा। अब हिंदी में समझ लो, बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा। तो बाय का मतलब ऐसा समझो नहीं कि खबर के द्वारा सरप्राइज हो गए या खबर से सरप्राइज हुए, तो ऐसा समझोगे कि खबर के द्वारा सरप्राइज नहीं हुए, खबर से सरप्राइज हो गए। इसलिए और आप सब हिंदी की चीजें छोड़ो, आप ऐसे मान लो सरप्राइज की फिक्स प्रीपोजिशन वो ऐड होती है, तो अपने पीछे हमेशा ऐड ही लेगा, चाहे वो पैसिव में जाओ चाहे एक्टिव में जाओ, ये ध्यान रखना। आया समझे? बहुत अच्छे से। अगला एग्जाम्पल एक दो और लिखता हूं मैंने लिखा एवरीवन नॉन मी हर, हर कोई यहाँ पर मेरे को जानता है। और ये सेंटेंस मैंने आपको शुरू में करना था, एवरीवन नॉन मी हियर। बताओ, जल्दी से इसको बताओ आप, क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस? बताओ। एवरीवन नॉन मी हियर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अब यहाँ पर देखो आप, एवरीवन सब्जेक्ट है, तो एवरीवन को हम रिपीट नहीं करेंगे, इस चीज हम पढ़ ली, क्योंकि पहले जो एग्जांपल बताए थे उसके अंदर मैंने क्यों नहीं बताया एवरीवन सबवन का प्रयोग कम बताया, लेकिन अब एग्जांपल आएंगे इसके अंदर ये डबल ऑब्जेक्ट वाला भी मिला, इसीलिए इस एग्जांपल बना लिए। बहुत पेपर का फेवरेट एग्जांपल आया कई बार, एवरीवन नॉन मी हियर, अरे कोई मेरे को यहाँ जान रहा था। अब मेरी बात सुनो, आप ये बात बताए, नॉन में नो होना चाहिए सर, नोज होना चाहिए, नॉन के साथ KNOWS, एवरीवन नोज मी हियर, हर कोई यहाँ पर मेरे को जानता है। एक बात बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। ये हियर यहाँ पर टाइम ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हियर ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर किसी विद्यार्थी को या किसी एस्पिरेंट को इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होगी तो वो ये कहेगा कि यहाँ पर हियर है ना, ये लोकेशन बता रही, जगह बता रही, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, स्थान बताने का काम करती है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हियर का मतलब कहाँ पर, या मेरे को यहाँ पर अच्छे से, हियर देयर हो गए, ये आपके क्या होते हैं? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ध्यान रखना। तो हियर नहीं आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? आई। मी का क्या हो जाएगा? आई नोज है तो क्या होगा? इज आर एम, तो आई एम नॉन। नॉन की फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है? टू। क्या होगी? टू। क्या बाय लगाऊंगा मैं यहाँ पर? नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? टू। और किसके द्वारा? टू। बस हो गया सेंटेंस का टू हियर लिख दो, टू हियर।
टाइम सबसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस लोकेशन सबसे लास्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस सबसे लास्ट में आ जाएगा। टाइम होता तो वो भी लास्ट में आ जाता। तो हमने क्या जाना, आई एम नॉन टू एयर। नॉन के पीछे केवल टू क्यों लगा, क्योंकि नो को फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, नो, ये नो की फिक्स प्रीपोजिशन टू है। नो का नॉन क्यों बना, क्योंकि इज आर एम के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। एम क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम। क्या होती है, इज आर एम। इसीलिए वहां पर किसका प्रयोग होगा, नॉन का। आई समझ में बात, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ये बात भी समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो जल्दी से अगले सेंटेंस की ओर बढ़ो। आगे बढ़ो सेंटेंस की ओर। अब दिख रहा होगा आपको शायद तक, जल्दी से करो कि हम कुछ टाइप्स को आज खत्म करवाते हैं, ये एक्सेप्शंस को आदि भी खत्म कर पाते हैं। जल्दी करेंगे अब थोड़ी सी, ठीक है, टाइम बस जल्दी करो। अगले एक और सेंटेंस में बोलता हूं, योर वर्क प्लीजेज मी। सेंटेंस लिखो, हम फिक्स प्रीपोजिशन का पढ़ रहे हैं। एक एग्जांपल और दे दो, और यदि आपके दिमाग में एक विचार आ रहा है कि क्या सर हम इन एग्जांपल्स को, पैसिव वॉइस को हम कैसे याद करेंगे, मतलब इस प्रीपोजिशन को कैसे याद करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके बाद में कोई फिक्स प्रीपोजिशन आई। तो आप घबराए ही नहीं, जितनी मैं कह रहा हूं, यदि ये एग्जांपल आपको गलत हो रहा तो आपकी गलती ज्यादा तक नहीं है, क्योंकि पैसिव में फिक्स प्रीपोजिशन आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ज्यादातर तो बाय का ही प्रयोग होता है फिक्स प्रीपोजिशन का। अब क्या होता है, एग्जाम्स में फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन देता है, क्योंकि बच्चे बाय को देखकर गलती कर लेते हैं, इसीलिए वो फिक्स प्रीपोजिशन की पूछा था। तो फिक्स प्रीपोजिशन के लिए हमें प्रीपोजिशन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और फिक्स प्रीपोजिशन की कोई लिस्ट की कोई अपार भरमार नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है। फिर भी हम प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर फिक्स प्रीपोजिशन, जब ऐसे मानो ना कि एंग्री के पीछे एड भी लगता है, एंग्री के पीछे मतलब आपका विद भी लगता है, तो उसी प्रकार से एनॉयड और एनॉयड के पीछे है ना, वो सेम टू सेम बात होगी, एंग्री और एनॉयड की। मैंने उस दिन बताया विद का भी प्रयोग होता है, एड का भी प्रयोग होता है, तो ये ध्यान रखना। आप कोशिश करते रहिए। मैं फिक्स प्रीपोजिशन चैप्टर करवाऊंगा, इसके बाद में भरेसम करेंगे, फिर करेंगे हम प्रीपोजिशन। जब भी प्रीपोजिशन चैप्टर में करवाऊंगा तो उसके अंदर वो क्लासेज आप देख लीजिए, फिर फिक्स प्रीपोजिशन आपको अच्छे से याद हो जाए। अब हम चलो आगे और बढ़ते हैं। एक सेंटेंस मैंने बताया, वो सेंटेंस आप देखो, क्या सेंटेंस था, योर वर्क प्लीजेज मी। सेंटेंस देखो, ये लास्ट फिक्स प्रीपोजिशन का है, योर वर्क प्लीजेज, PLEASES, प्लीजेज मतलब खुश, तुम्हारे काम से मैं खुश होता हूँ, प्लीजेज मी। बताओ इस सेंटेंस का अच्छे से, प्लीज के पीछे क्या लगेगा, विथ प्रीपोजिशन। जल्दी करो, सबसे पहले मी का क्या हो जाएगा, आई। अब वर्ब ये इंडेफिनिट है, प्लीजेज वर्ब में एस और एस लगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लीजेज, तो एस और एस में क्या बनता है, इज आर एम, तो आई एम प्लीज, PLEASE प्लीज। और प्लीज की फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी, प्लीज विथ समवन, प्लीज विथ समवन, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, प्लीज विथ। अब क्या आ जाएगा आगे, योर वर्क, प्लीज योर वर्क, ये प्लीज की फिक्स प्रीपोजिशन है। प्लीज विथ समथिंग, प्लीज विथ समथिंग, समवन नहीं कहोगे यहाँ पर, क्या कहोगे, समवन, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है। हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक टाइप करवाने जा रहा हूं, वो बहुत ही एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, उस टाइप को भी आपको करना आना चाहिए। हाँ दिख रहा है तो बहुत अच्छे से, क्लास तो 1 घंटे की लंबी खींच लेता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो करो, 4-5 एक्सेप्शन और बचे, फटाफट इसको कर लेते हैं। चलो मिटाता हूं, ठीक है। रूल नंबर 2 लगाओ, यानी एक्सेप्शन, ये वैसे एक्सेप्शन है, ऐसे मानो तो ये रूल्स के अंदर भी स्कॉलर से पढ़ना पड़ता है, फिर भी मैं आपको एक्सेप्शन के तौर पर करवा दूं। नंबर 2, आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, जब भी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में मैं यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखता हूँ, वो वर्ब्स आपको कहीं भी यदि मिले, अब कौन कौन सी वर्ब होगी, उन वर्ब को मैं क्रम में लिखता हूँ, से, थिंक, फिर बिलीव, फियर और फील। क्या हो जाएगा, से, थिंक, फियर, ही फील, टेस्ट, स्मेल, ये सारी आती है इसमें। फील से हो गया, थिंक हो गया, फियर हो गया, फील हो गया, और लिखो फियर हो गया, और फिर आपका बिलीव हो गया, लिखो फियर, फील,
बिलीव, अगली लिखो बिलीव, BLIV बिलीव, फिर अंडरस्टैंड, UNDERSTAND अंडरस्टैंड, ये लिखो, ठीक है। और थिंक लिख दिया, बिल्कुल, बिलीव, अंडरस्टैंड, और एक और लिख दो नो। कौन सी लिखोगे? नो। सर में बहुत ज्यादा लिखो, KNOW, नो। क्या कहा मैंने, जब भी आपको सब्जेक्ट यदि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में आपको कौन कौन सी वर्ब्स, बोलो मेरे साथ एक बार, से, थिंक, फियर और फील हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, बिलीव हो गया, और कौन सी होगी, से होगी, तो नो हो गया। ये जब भी आपको सेंटेंस के अंदर मिले, और एक्सेट्रा बहुत कुछ और भी मिलती, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसके बाद में आपको किसका प्रयोग होगा, मिलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद में आपको किसका प्रयोग मिलेगा, दैट का। दिख रहा है दैट, देखो एक बार दोनों जल्दी से, दैट दिख रहा है, THAT दैट। तो आपको इन मेरी बात सुनो, जब भी सब्जेक्ट के साथ से, थिंक, फियर और फील और बिलीव, अंडरस्टैंड और नोज, ये कुछ वर्ब्स मिले, और इनके बाद में आपको हमेशा पेपर के अंदर दैट लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, दैट लगा हुआ। तो आपको इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है, जैसे मैं कह दूं सी इज सेइंग, है ना, सी इज थिंकिंग, सी इज फियरिंग। अभी इसको कैसे करोगे आप ध्यान रखो। तो आपको क्या करना है, इसका पैसिव, ये एक्टिव के अंदर मिलेगा, किसमें मिलेगा, एक्टिव में। और पैसिव में आपको क्या करना, एक बार करना, सबसे पहले आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेम लिखना, ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट इसके अंदर रहेंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी, क्या लिखनी, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको हेल्पिंग वर्ब कहां से आई, तो वहां पर वो पास्ट की बात दी होगी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में इनकी सारी की सारी थर्ड फॉर्म मिलेगी, और थर्ड फॉर्म से भी क्या हो जाएगी, सेड। जैसे मैं लिख देता हूं, बाकी आप लिख देते हैं। थिंक की क्या हो जाएगी, थॉट। फियर की क्या हो जाएगी, फियर्ड, FEARE, फियर। फील की क्या हो जाएगी, फेल्ट। आई समझ बात, बहुत अच्छी बात है। बिलीव की BLIEVD, बिलीव्ड। अगली अंडरस्टैंड की अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। और नो की क्या हो जाएगी, नॉन। क्या हो जाएगी, नॉन। अब इनके अंदर आपको पैसिव वॉइस में क्या करना, KNOW, नॉन। पैसिव वॉइस के अंदर क्या करना, आपको दैट लगाकर, चलो यहाँ जगह नहीं थी, लिख देना कि पैसिव वॉइस के अंदर हम क्या करेंगे, इसके आगे लिखना दैट लगाकर आपको सेम का सेम किस्सा लिखना। बात मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगी। वापस एक बार इसको और दोहराते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी सारी की सारी हमें वर्ब होती है, तो पैसिव के अंदर, एक्टिव के अंदर हमें क्या मिलेगा, दैट जरूर लिखा हुआ मिलेगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। एक्टिव में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में से मिल गया, थिंक मिल गया, फियर, फील, बिलीव, अंडरस्टैंड, नो, ये सारी की सारी वर्ब्स मिली। और उसके बाद में आपको दैट लगा हुआ मिलेगा, दैट नेसेसरी है वहां पे मिलेगा। इसका पैसिव वॉइस में आपको कुछ सेंस नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद में केवल हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर इनकी थर्ड फॉर्म, सारी की सारी इनको थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करके दैट लिख के जो आगे सेंटेंस दे रखा वो सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज लिखना। जैसा सेंटेंस है वैसा एज इट इज। जैसे मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जो एप्पल्स होते हैं, आम्स होते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल से, एक्सेप्शन को मिटा दें ताकि इसी आपको समझ में आ जाए। मैं क्या कहता हूँ, पीपल से दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। सेंटेंस में ऊपर लिखता हूँ, एक बार आप देखेंगे सेंटेंस क्या मेरा, कि पीपल, सम पीपल या पीपल, POPL, पीपल से, क्या लिखोगे, पीपल से, हाँ, पीपल से दैट एप्पल्स, APP, मैंगोज को कर दो। अब मैंगोज की सीजन चल रही है ना गर्मियों में। मैंगोज आर गुड फॉर हेल्थ, HEALTH। बनाओ इस सेंटेंस को। एक बात इसके अंदर मैंने मिस की है, देखो सब्जेक्ट, हाँ एक बात आपको ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट की जगह आपको इट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना, इट का। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, इट। आपको कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ मिले तो कोई मायने नहीं रखना, आपको सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर किसका प्रयोग करना, इट का। किसका प्रयोग करना, इट का, ये ध्यान रखना। चलो इस सेंटेंस को करवाना, हमें इट का प्रयोग करना, बिल्कुल हम करते हैं। ये इसका पैसिव वॉइस में बनाना। यदि आपको कुछ सब्जेक्ट के साथ में आपको ये से ऐसी कुछ वर्ब देके आपको दैट दिया हुआ मिले, यानी आगे ये क्लोज दिया हुआ मिलता है, कुल मिला के सेकंड क्लोज मिलता है, आप ऐसे समझो एडवांस में आप इसको पढ़ोगे, फिर भी मैं वैसे तरीके से करा रहा हूँ। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर शुरुआत में आपको इट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करोगे बच्चों, इट का। तो सबसे पहले हमने इट का प्रयोग कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इट के बाद में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब ये किसका एग्जाम्पल है, आप भी देख लो, प्रेजेंट का ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें प्रेजेंट में आती है,
तो इट इज क्या हो जाएगा, यहाँ तो इट इज या फिर इट वाज। तो इट इज, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेड। इधर से के हमने सेड लिखा, तो यही एग्जाम्पल दिया ताकि घबराहट नहीं हो। इट इज सेड और उसके बाद में जो एग्जाम्पल आगे दे रखा है सेम टू सेम लिखना है, आपको कोई घबराहट की जरूरत नहीं, सेम इतना ही करना है। आपको जो भी सब्जेक्ट दिया उस सब्जेक्ट का ये परिवर्तित होगा, सब्जेक्ट क्या बन जाता है, इट बन जाता है। चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, क्या बन जाएगा, इट। और इट के बाद में या तो इज आएगा या फिर क्या आएगा, वाज आएगा, दोनों में से एक, या तो इट आएगा या फिर वाज। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानोगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट दिया हुआ तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज। और यदि यहाँ पर पास्ट दिया तो फिर आ जाता वाज। तो इट इज सेड दैट, फिर ये सेम टू सेम चलेगा। लिख दो आप, मैं लिख देता हूँ। मैंगोज MANGO, मैंगोज आर, गुड के पीछे फॉर, गुड फॉर HEAL, बन गया, बहुत अच्छा। अब मैं मिटा के आपको अच्छा अगला एग्जाम्पल समझाता हूँ, तब तक आप नोट करो ताकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1 घंटे के समथिंग होने को आया, तो इसलिए इन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से नोट कीजिए ताकि कोई घबराहट ना हो। जल्दी करो, अच्छे से लिखो सेंटेंस को। समझ में तो आया ना, जब भी सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ब्स देखने को मिले, इसके साथ साथ कुछ और वर्ब्स होती है, आपको एडवांस लेवल में समझाऊंगा। वो एग्जांपल जैसे इलेक्ट, सेलेक्ट हो गई, साथ ही तो मैं कुछ एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। स्मेल हो गई, ये टेस्ट हो गई, लेकिन फिर भी आपसे थिंक, फियर, फील, उनका और कॉन्सेप्ट अलग होता है, भी बताऊंगा मैं। फील, बिलीव, अंडरस्टैंड, नो, ये जब भी आपको दिखी हुई मिले और इसके साथ में आपको डेट लगा हुआ मिले, तो आप तुरंत समझाओगे ये कौन सी टाइप से क्वेश्चन आया, ये जो आपकी इट वाली टाइप से आया, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, इट। और उसके बाद में या तो इज का प्रयोग होगा या फिर किसका प्रयोग होगा, वाज का। प्रेजेंट में इज का और पास्ट में किसका प्रयोग होगा, वाज का। फिर आपकी क्या आ जाएगी, इन हेल्पिंग वर्ब की जो ये वर्ब्स दे रखे इनकी थर्ड फॉर्म आएगी। से की सेड, थिंक की थॉट, फियर की फियर्ड, फील की फेल्ट, ठीक है, बिलीव की बिलीव्ड, अंडरस्टैंड की अंडरस्टूड, और फिर नो की क्या हो जाएगी, नॉट। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी, ठीक है। नॉट हो जाएगी, फेल्ट हो जाएगी, और फियर्ड हो जाएगी, FEARED। बहुत अच्छे से हमने किया। मैं मिटाता हूँ इसको और फिर एक एग्जांपल के साथ में इस टाइप को हम अलविदा कहेंगे, क्योंकि ये टाइप हम अच्छे से हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्शन समझो, इस रूल को समझो, हमने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। एक्सेप्शन इसलिए कह रहे हैं ताकि इस पर आपका विशेष ध्यान दें। एग्जाम्पल बोलता हूँ, दे बिलीव्ड दैट, वे भरोसा कर रहे थे, चलो दे या दे, देखो एग्जाम्पल में क्या दिया, दे बिलीव्ड, BELIEVED, दे बिलीव्ड दैट, रोबर्स ROBBERE, रोबर्स इन नंबर इन 10 है ना, रोबर्स की चोर कितने थे, संख्या में 10, ROBBERE, द रोबर्स वर 10 इन नंबर, देखो द ROBBERE robbers were 10 in number, NUMBERS numbers। अभी यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड होता है स्लाइड वाला, तो हम अच्छे से क्लिक किया, अगली स्लाइड आई, क्लिक किया, अगली स्लाइड आई, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन याद से एक बार पढ़ाया के समझाए ना, जो एग्जाम्पल्स पेपर में उसको मैं एक साइड में लिख के लाता हूँ या फिर उसको याद करके लाता हूँ, तो कभी भूलता नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल पीछे ना रहे, उस एग्जाम्पल को साइड में लिख के देख लेता हूँ, फिर पहले कॉन्सेप्ट समझे, उसके बाद में जो एग्जाम्पल है वो मैं समय समय पर आपको विद कॉन्सेप्ट के साथ में करवा देता हूँ। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल्स पेपर में पूछा गया या फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ना। अब इस एग्जाम्पल को आप कैसे, इतना बड़ा याद कम रहता, कभी भूल ना जाओ, इसलिए मैंने करवा दिया, लिख दिया, कोई वर्ब गलत ना हो जाए। दे बिलीव्ड दैट द रोबर्स वर 10 इन नंबर्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट कुछ भी हो क्या लिखेंगे, इट, क्या लिखेंगे, इट, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद में पास्ट है तो क्या लिखोगे, वाज। प्रेजेंट होगा क्या लिखते हैं, इज। ये भी हेल्पिंग वर्ब का भी मसला सॉल्व हो गया, ठीक है। इट वाज, फिर क्या लिखेंगे, दैट, बस इट वाज। फिर तो थर्ड फॉर्म लिखनी, बिलीव की, कोई भी वर्ब दी उसकी थर्ड फॉर्म, BELIEVED, बिलीव, फिर दैट लगा के, दैट कंजक्शन लग गया। अब सेम का सेम केस चलेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना। द रोबर्स वर, जल्दी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट और है, 3-4 रूल और रहे हमारे भी, तो उनको भी हमें अच्छे से समझना। ठीक हो गया, बिल्कुल हो गया। हम हमेशा जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में हमेशा कभी भी हमें कुछ वर्ब्स की होगी, तो उन वर्ब्स का हमेशा हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग किया, उसके बाद जो वर्ब्स है उनका प्रयोग करके फिर हम जल्दी से
आपका दैट का प्रयोग करके जो क्लोज दे रखा ना उसी को अपन सीधा यूज करेंगे। बस ध्यान किसका रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का और सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग हो गया। बस ये सेंटेंस लिखो। अब दो सेंटेंस और बचे हैं जिनका मैं तुम्हें समझा देता हूँ, फिर आज की क्लास हमारी एंड करेंगे। दो टाइप्स और है। एक टाइप मैं आपको बताता हूँ, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट वाज नो। तो ये ऐसे कुछ आपको टाइम देखने को मिले। मैंने यहाँ पर केवल आपको ज्यादा बर्डन नहीं हो इसलिए केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही लिखा, वो ये लिखा इट इज टाइम। क्या लिखा है? और कॉन्सेप्ट लिखो, इट इज टाइम, इट इज टाइम। इट इज टाइम के बाद में आपको यदि पेपर के अंदर 2+V1 देखने को मिले, ये मिलेगा एक्टिव के अंदर, लिखो आप। और भी लिखना इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज नाउ। इनके बाद में यदि आपको हमेशा 2+V1 मिले एक्टिव के अंदर तो आपको क्या करना, मैंने केवल इट इज टाइम लिखा, लेकिन पेपर के अंदर कभी कभी इट इज टाइम भी आता है, इट इज हाई टाइम भी आता है, इट इज अबाउट टाइम भी आता है। और एक परसों मैंने एग्जाम्पल करवाया था, परसों नहीं कल की क्लास के अंदर इट इज गोइंग करवाया था ना, इट इज गोइंग। तो इट इज गोइंग के बाद में 2+V1 आता था। हम क्या करते हैं, इट इज गोइंग के बाद में 2+V1 को 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म परिवर्तित करते हैं। तो उसी प्रकार से इट इज हाई टाइम, इसमें कुछ सेंस नहीं होगा, ये सेम का सेम लिखा जाएगा पेसिव के अंदर। बस इस 2+V1 को किस में परिवर्तित कर दोगे, 2B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि इट इज टाइम के साथ में जब भी हमें, ऐसे नोट करके लिख दो, इट इज टाइम के साथ में हमें जब भी 2+V1 देखने को मिले तो हम हमेशा क्या करेंगे, इट इज टाइम को सेम का सेम लिखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, 2+V1 को इस इट इज टाइम को सेम का सेम लिखेंगे और 2+V1 को किस में परिवर्तित करेंगे, तो आप कहोगे 2B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना परिवर्तित होगा और क्या। बहुत अच्छी बात। एग्जाम्पल लिखते हो कि मैं कहता हूं इट इज टाइम टू टेक टी। चलो एक एग्जाम्पल लिखा, इट इज टाइम, सबसे पहले ये कर दो, इट इज टाइम टू स्टडी, ये समय इंग्लिश पढ़ने का, ठीक है, टू स्टडी इंग्लिश। रात होगी लेकिन हमारी क्लास रुकनी नहीं चाहिए, चलते रहो। इट इज टाइम टू स्टडी इंग्लिश, क्लियर, लिखो सेंटेंस। रात हो जाए फिर भी क्लास को रोकना नहीं, क्लास को पढ़ते रहना। चलो पूरा कॉन्सेप्ट करके जाएंगे आज। इट इज टाइम टू स्टडी इंग्लिश। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा ध्यान रखना, इट इज टाइम को सेम का सेम लिखोगे। क्या करोगे, सेम का सेम लिखोगे, ऐसे करो, इट इज टाइम, इट इज टाइम। इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी, वो क्या ध्यान रखनी, या फिर किसका प्रयोग होगा, फॉर का। किसका प्रयोग होगा, फॉर का। ये कॉन्सेप्ट है ध्यान। इट इज टाइम लिखा, उसके बाद में लिखोगे फॉर, फिर लिखोगे टू, नहीं फॉर इसमें थोड़ी है, फॉर आएगा इसके अंदर, बिल्कुल फॉर आएगा। इसका प्रयोग होगा फॉर का। इट इज टाइम फॉर, फिर 2+V1 को किसमें तोड़ेंगे हम, तो हम तोड़ेंगे 2+V1 को 2B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, STUDIED, स्टडीज, ठीक है। ये हो गया। आगे क्या हो जाएगा, पीछे इंग्लिश। आगे समझ पाए, तो इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी स्टडीज। गलती कहाँ की, बिल्कुल गलती है, हमने ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ना लाया, गलती की है। तो क्या लिखेंगे, देखो सॉरी लिखो, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश, देखो फॉर इंग्लिश टू बी स्टडी, एकदम करेक्ट है, सेंटेंस करो सही। इंग्लिश सबसे पहले ऑब्जेक्ट इट इज टाइम का, इट इज टाइम सेम टू सेम लिखोगे। उसके बाद में किसका प्रयोग करोगे, ऑब्जेक्ट फॉर का। किसका प्रयोग करोगे, फॉर का। फिर क्या लिखना है, इसको परिवर्तित करना। ये ऑब्जेक्ट था, इसको आगे ले आओ ऑब्जेक्ट को, और 2+V1 को किसमें तोड़ दोगे, 2B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी बाय वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाना, ये ध्यान आपको रखना, क्लियर, ठीक है। अगला सेंटेंस में एक और देता हूं कि इट इज टाइम टू टेक टी। देखो सेंटेंस, लास्ट एग्जांपल इस टाइप का, इट इज टाइम टू टेक टी। इसको आप बनाओ, जल्दी बनाओ। हमने क्या कहा, इट इज टाइम का, इट इज टाइम एज इट इज, एट इज का मतलब, एज इट इज का मतलब क्या होता है, जैसा का तैसा, मतलब जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा। इट इज टाइम का, इट इज टाइम लिखेंगे, ठीक है, पांच वगैरह कुछ नहीं करना, इट इज टाइम का, इट इज टाइम। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, फॉर प्रीपोजिशन का, जोड़ने के लिए। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, टी आ जाएगा आगे, टी, और फिर 2+V1 को किसमें तोड़ेंगे, 2B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसमें परिवर्तित करेंगे, 2B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया आपको।
कि जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये आपको देखने को मिले तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। बस कुछ ही देर की क्लास है, थोड़ा अंधेरा होने लगा, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को हम खत्म करते हैं जल्दी से। हो गया ये कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत अच्छे से हो गए। इट इज टाइम और इसके साथ में जब भी आपको 2 + V1 देखने को मिले तो हम क्या करेंगे, इट इज टाइम लिखेंगे सीधा का सीधा, फिर फॉर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में 2 + V1 को हम ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा दो, ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पूरा ही बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस 2B + वर्ब था। ये तो बस कॉन्सेप्ट ये लिखना था, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। बाकी इस कॉमा का मतलब था इट इज टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर 2 + B + वर्ब थर्ड फॉर्म। समझ में आई बात, बहुत अच्छे से लिखवाई देता हूं मैं, लिख दो और क्या क्या इसका हमने रूल क्या समझा। सबसे पहले क्या आएगा, इट इज टाइम, फिर क्या आएगा फॉर, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा 2B और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये ध्यान रखना कि 2 अलग है, ये प्लस है, यहाँ ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ऐसा समझो, ठीक है। मिटा दो। लास्ट टाइप एक करके आज की क्लास को एंड करेंगे। सबसे लास्ट की टाइप है कि ये वैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस बने नहीं पेपर के अंदर, लेकिन हो सकता है आसान से कहीं क्वेश्चंस देखने को मिले। और लास्ट टाइप इसको हम अच्छे से कवर कर देते हैं, फिर आज की क्लास को करेंगे। लास्ट टाइप ये टाइप है आपकी कि जब भी आपको मेन वर्ब के बाद में कॉन्सेप्ट लिखो लास्ट का पेपर के अंदर, यदि आपको मेन वर्ब, यदि सेंटेंस के बीच में आपको मेन वर्ब दी हुई मिले और उस मेन वर्ब के बाद में आपको एडजेक्टिव देखने को मिले, क्या मिले, एडजेक्टिव। क्या देखने को मिलेगा, नई चीज क्या है, एडजेक्टिव। आपको मेन वर्ब देखने को मिला और उस मेन वर्ब के साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग देखने को मिले। क्या कॉन्सेप्ट समझा, मेन वर्ब के साथ में हमेशा एडजेक्टिव देखने को मिलेगा तो आप क्या करोगे, उस एडजेक्टिव को है ना, उस एडजेक्टिव को अंत में ले जाओगे और उस मेन वर्ब को उसकी कॉन्सेप्ट भी लिखोगे। आप सबसे एग्जांपल लिखो मेरे से, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो इसको दो तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनता है। जब भी आपको एक्टिव के अंदर मेन वर्ब के साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग हो मिले तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसका कॉन्सेप्ट आप लिखिए। सबसे पहले आपको उठ के आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में एडजेक्टिव और साथ में व्हेन, या तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और या फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कॉन्सेप्ट लिखो। सबसे पहले आपका क्या आएगा, ये तो एक्टिव का केस, तो पैसिव के अंदर आप फॉर्मूला बता देता हूं, पहले आपको समझ लेना। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, फिर आपका एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव आया हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर जो एडजेक्टिव आया है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव आया। कौन सा एडजेक्टिव आया, जो भी एडजेक्टिव इसके अंदर आया वही सेम का सेम एडजेक्टिव यहाँ यूज होगा। फिर आपका क्या आएगा, व्हेन, फिर क्या आएगा, व्हेन। नई टाइप वैसे ही बुक्स में देखने को कहीं मिलती है, लेकिन फिर भी नोट की थी मैंने, कहा ये भी करवा देता हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, फिर व्हेन। क्या कह रहा हूँ मैं, जब भी आपको पेपर के अंदर मेन वर्ब के बाद में एडजेक्टिव दिए हो मिले, मैं बताता हूँ एग्जांपल्स कौन कौन से पेपर में आए, तो आपको पैसिव में क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर व्हेन। अब इस व्हेन के बाद में दो तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा। एक तो इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो आप सीधी, एक तो क्या लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक आप क्या लगाओगे, तो एक आपको लगाना, दूसरा तरीका आपको लगाना है ना, दूसरा तरीका लगाना है कि दूसरा तरीका आपको ये लगाना, प्रोनाउन लगा के हेल्पिंग वर्ब लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। दूसरा तरीका ये कि प्रोनाउन लगा के यहाँ पे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा के, प्रोनाउन लगाकर हेल्पिंग वर्ब लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। दो तरीके। पहला तरीका कौन सा, कि जब भी मेन वर्ब के बाद में एडजेक्टिव एक्टिव में मिले तो आप क्या करोगे, पैसिव के अंदर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर यही एडजेक्टिव यहाँ आएगा, उसके बाद में कंजक्शन यानी कोई वर्ड आएगा इसके अंदर बीच में व्हेन। ये व्हेन क्या करेगा, यहाँ दो तरीके से बनता है, दो टाइप से बनता है। यहाँ तो पहली टाइप तो ये, आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा तो आपका सेंटेंस है ये। यहाँ पे दूसरी तरीके से आप ऐसे बना दो कि प्रोनाउन लगा के, प्रोनाउन क्या लगेगा, यदि मान लो कोई यहाँ तो ज्यादातर तो प्रोनाउन कोई नॉन लिविंग है तो लगेगा इट, और यहाँ फिर क्या लगेगा, ही, सी, इट, दे, ये लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। ये चीज आपको समझनी है ताकि फिर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लिखो इसको, एग्जाम्पल लिखो, दिस रोज स्मेल्स स्वीट। एग्जाम्पल लिखो, दिस रोज स्मेल्ट स्वीट। देखो
मेन वर्ब आई और मेन वर्ब के तुरंत बाद में एडजेक्टिव आया, बिल्कुल आया। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्मेल स्वीट। हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सब्जेक्ट उठा के लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, दिस रोज का दिस रोज ही रहेगा। सब्जेक्ट क्या सेम का सेम रहेगा, दिस रोज का दिस रोज, तो यही सब्जेक्ट का यही जो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, दिस रोज। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो आप देखो स्मेल, स्मेल्स आएगा, SMESS, दिस रोज स्मेल्स स्वीट। अब स्मेल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज आ रहा है, तो इज, दिस रोज इज, फिर आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, स्वीट, SWEET स्वीट एडजेक्टिव। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, वैन का। और फिर क्या आएगा लास्ट के अंदर, तो वैन का दो तरीका है, यहाँ से इसकी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दो स्मेल, या तो थर्ड फॉर्म लगा दो, या फिर क्या लगाओ, प्रोनाउन लगा दो। प्रोनाउन रोज के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या लगेगा, इट, क्या लगेगा, इट। और फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो आप, इट इज, इज लगेगा इसमें, और इट इज कौन सी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्मेल की थर्ड फॉर्म स्मेल। ये बन गया एग्जाम्पल। तो ये आज की क्लास यहाँ पर हमारी खत्म होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देता हूँ, फिर हमारी आज की जो क्लास है उसको हम यही करेंगे करते हैं, ठीक है ना। इट रोज इट स्मेल, इट किसके लिए है, रोज के लिए। यदि पर्सन होता तो ही सी इट दे आ जाता, ठीक है। एक एग्जाम्पल एक आप और लिख दो कि दैट शर्ट लुक्ड एक्सपेंसिव। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा आज की टाइप का, ठीक है। दैट शर्ट, ये कॉन्सेप्ट को पूरा लिखना, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में एडजेक्टिव, फिर वैन का प्रयोग। वैन के बाद में क्या करोगे, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर प्रोनाउन लगा के हेल्पिंग वर्ब लगा के वैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट शर्ट लुक्ड एक्सपेंसिव। लास्ट एग्जांपल लिखो जल्दी से, दैट शर्ट लुक्ड EXPENSIV एक्सपेंसिव। लिखो जल्दी से, लेट हो रहा है। दैट शर्ट लुक्ड एक्सपेंसिव। चलो इस एग्जांपल में सबसे पहले आप क्या करोगे, हमने कहा जो सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल सब्जेक्ट लिखते हो। दैट शर्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखा, जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा, दैट शर्ट लिखते दैट शर्ट। इसके बाद में हमें क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज। फिर एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव एक्सपेंसिव का मतलब होता है बेटा महंगा। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगा, बहुत ही ज्यादा है ना, महंगा, एक्सट्रीमली। एक्सपेंसिव। उसके बाद में क्या लगाना, हमें वैन, और वैन लगा के दो तरीके से उसने बता दिया, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या लगाएंगे भाई, या तो वैन के बाद में हम लगा दे लुक्ड, LOOKD, दो तरीके से। आप ऐसे लिख दो वैन लुक्ड, चलो साथ में, या तो फिर वैन लिख दो, वैन लुक्ड कर दो, क्या लिखो, वैन लुक्ड। और यहाँ फिर आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वाज, उससे पहले प्रोनाउन, और शर्ट के लिए क्या आएगा, इट, और फिर वाज, और क्या हो जाएगा, लुक्ड, LOOKD। तो ये क्लास आई होगी, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मेन वर्ब के बाद में यदि कोई एडजेक्टिव दिया है तो अभी वो भी सही हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। उसके अंदर भी वो कॉन्सेप्ट भी हम समझ गए। इसके अंदर जो इट आया ना, ये आपका किसके लिए है, इट आया आपका शर्ट के लिए। किसके लिए आया, इट, शर्ट के लिए। और उसके अंदर जो इट आया था ये किसके लिए आया आपका, तो ये इट यहाँ पर आया, इट छोटा ही ना, आई इट किसके लिए आया, रोज के लिए। किसके लिए आया, रोज, ये ध्यान रखना। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज की क्लास के अंदर थोड़ा अंधेरा हो गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमने कॉन्सेप्ट सारे के सारे खत्म कर लिए। और मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। कल हमारी जो वॉइस है वो सारा का सारा हम कोशिश करेंगे कि क्लास 1 आवर से थोड़ी सी आवर से ऊपर जाएगी तो भी हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टिल देन।